नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। आज पाठशाला में क्या कुछ है? मोदी के दोस्त के भरोसे क्या फ्री की रेवड़ी बांटेंगे राहुल? क्या राहुल गांधी को अडानी अब अच्छे लगने लगे? ईडी की रेड में रोते मंत्री को देखकर केजरीवाल क्यों टेंशन में आ गए? कहां बाल्टी भर भर के बम पकड़े जा रहे हैं? ममता की पार्टी के लोग एक दूसरे पर ही बम क्यों फोड़ने लगे? महंगी फ्लाइट का टेंशन दूर, सस्ती फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल लिया गया क्या? रोज 36,000 जान बचाने के लिए आ गया डॉक्टर ड्रोन। पूरी खबर आपको बताएंगे आगे, हर एक चैप्टर तफसील से। लेकिन आइए शुरू करें आज पूरे दिन भर के रिवीजन के साथ आज की पाठशाला। – 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव तय समय से पहले भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि चुनाव 2024 में ही हो। पटना में आज नीतीश कुमार ने कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने का निर्देश देते हुए लोकसभा चुनाव पर यह बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा की और फिर रामलला के दर्शन किए। इसके बाद सीएम योगी ने राम मंदिर के निर्माण के काम का निरीक्षण किया। सीएम योगी कल अयोध्या में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के पहलवानों के आरोपों पर कल दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कल दोपहर 12 बजे तक पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर सकती है। पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। मणिपुर में करीब 1.5 महीने से जारी हिंसा थमती नजर नहीं आ रही। ताजा मामला इम्फाल ईस्ट के खामेनलोक इलाके का है, जहां उग्रवादियों ने ग्रामीणों को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक आधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने रात करीब 1 बजे हमला किया। अगले 24 घंटों में बिपरजॉय तूफान किसी भी वक्त गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने इस तूफान की वजह से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के बारे में अनुमान जताया है। तूफान को लेकर गुजरात के 8 जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई है। गुजरात और महाराष्ट्र में 45,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको बताऊंगा कि मोदी के दोस्त के भरोसे फ्री की रेवड़ी बांटेंगे राहुल। क्या राहुल गांधी को अडानी अच्छे लगने लगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी आए दिन अडानी अडानी करते रहते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया कैंपेन में भी पीएम मोदी के खिलाफ बातें देखने को मिल रही हैं कि हम अडानी के हैं कौन। लेकिन यह सवाल तो कांग्रेस को खुद से पूछना चाहिए कि वो अडानी के हैं कौन, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि जिन अडानी को पीएम मोदी का दोस्त कांग्रेस और राहुल गांधी बताते हैं, उन अडानी से दोस्ती करने के लिए कैसे कांग्रेस एक तरह से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है, और जिन अडानी के पैसे पर राहुल गांधी और कांग्रेस सवाल उठाते हैं, 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगते हैं, उसी अडानी के करोड़ों की रकम के लिए कैसे कांग्रेस रेड कारपेट बिछाने के लिए तैयार। पहले आप कांग्रेस का सोशल मीडिया कैंपेन का एक हिस्सा देखिए, जिसमें वो अडानी को लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमला करते हुए नजर आएंगे आपको। और फिर आपको हम बताते हैं कि कैसे जहां एक तरफ ये सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी से हाथ मिलाने के लिए माहौल बना रही है कांग्रेस। ये वीडियो ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी जी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है? सवाल ये है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस अडानी से कितना नफरत करती है, सामने मिल जाए तो रास्ता बदल दे। लेकिन इसी कांग्रेस को अडानी के पैसे तब नहीं काट रहे जब बात कर्नाटक में निवेश की आई। कर्नाटक में अभी भी कांग्रेस की सरकार
अभी अभी बनी है और वो निवेश के लिए अडानी से डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुनिए वहां के उद्योग मंत्री ने हमारे एक सवाल पर क्या कहा। Also, considering the fact that in the last time around, Mr. Adani had said that over the next few years there will be multiple investments that will be made in Karnataka. Will you continue to be open to investments coming in from Mr. Adani or his? See, why are you again trusting for Adani and Ambani? Adani and Ambani are not the world; they are part of this industries. I said anyone who are doing to do a legitimate business, transparent, honest business here, all the industries will welcome. The only reason I ask is because the Congress has vehemently opposed Mr. Adani. They've questioned his growth over the past few years. See here, that's what when I say legitimate, when I say transparent, our Congress thinking is involved in that. Not only for Adani and Ambani, it covers everyone. मतलब कोई भी जो पैसा लगाना चाहता है, कोई भी उद्योगपति, और उसमें अडानी भी शामिल है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के उद्योग मंत्री को आपने सुना, और इनका यह मैसेज है कि अडानी का पैसा अगर कर्नाटक में लगे तो कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है, जबकि इन्हीं अडानी के पैसे को लेकर आए दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में दिखते हैं। अब कर्नाटक में अडानी को लेकर जो मैसेज दिया जा रहा है उसका मतलब यह बताना है कि कर्नाटक में भले ही सरकार बदल गई है, लेकिन कर्नाटक में निवेश को लेकर अडानी ग्रुप का जो भी प्लान है उस पर सरकार के बदल जाने का कोई असर ना पड़े। क्योंकि आप अगर देखें तो पिछले साल कर्नाटक में हुए इन्वेस्ट समिट के दौरान अडानी ग्रुप ने कर्नाटक में अगले 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कही थी। कर्नाटक में अडानी ग्रुप की प्लानिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सीमेंट, पावर, पाइप्ड गैस, एडिबल ऑयल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सेक्टर में निवेश की रही। अडानी ग्रुप कर्नाटक में 20,000 करोड़ का निवेश कर चुका है। कर्नाटक में अडानी ग्रुप की 4 सीमेंट फैक्ट्रीज, उनके प्लांट चल रहे हैं। मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अडानी ग्रुप चला रहा है। अब इसी निवेश के प्रपोजल को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि उन्हें अडानी के निवेश से कोई दिक्कत नहीं है और अडानी ग्रुप अगर निवेश करेगा तो उसका स्वागत होगा। जबकि ये वही कांग्रेस है जो आज भी नेशनल लेवल पर अडानी को लेकर पीएम मोदी को रोज कोसती है। यहां तक कि कर्नाटक के चुनाव में भी अडानी को मुद्दा बना लिया गया था। अप्रैल में राहुल गांधी ने कर्नाटक में कोलार में जनसभा की थी, जहां राहुल गांधी ने गौतम अडानी को भ्रष्टाचार का सिंबल करार दिया था। राहुल गांधी ने डिफेंस सेक्टर में गौतम अडानी के निवेश पर भी सवाल उठाए थे। यह भी आरोप लगाया था कि गौतम अडानी ने चीन के एक नागरिक को अपनी शेल कंपनी का चेयरमैन बनाया है। अब गौतम अडानी को राहुल गांधी पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं। उन्हीं गौतम अडानी के निवेश को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं। सोचिए, ये वही अडानी हैं जिनका नाम लेकर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपनी मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत बेची थी कि जिस जगह पर अडानी का कोई लेना देना नहीं था, वहां पर भी अडानी का नाम जबरदस्ती पीएम मोदी के साथ जोड़ा गया। कैसे? ऐसे। इसी साल अप्रैल में नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क गए थे और वहां जीप में बैठकर जंगलों में घूमे थे। तब कर्नाटक में चुनावी माहौल था, इसलिए कर्नाटक कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस दौरे को भी अडानी से जोड़ दिया था। कर्नाटक कांग्रेस ने तब तंज करते हुए एक ट्वीट किया था जिसमें यह कहा गया था कि आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं, उस बांदीपुर टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को साल 1973 में कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था। उसी का नतीजा है कि टाइगरों की तादाद में इजाफा हुआ। हमारी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि वो बांदीपुर नेशनल फॉरेस्ट को अडानी को ना बेचें। यानी आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने के लिए कर्नाटक कांग्रेस ने अडानी का नाम लिया और आज कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार कह रही है कि वो अडानी जी के निवेश का स्वागत करते हैं। अब कर्नाटक में कांग्रेस अडानी का वेलकम क्यों कर रही है? इसे इस तरीके से समझिए कि कांग्रेस ने कर्नाटक में मुफ्त की रेवड़ी वाले बड़े बड़े वादे कर दिए हैं जिनका खर्च ही राज्य के बजट के 20% से ज्यादा है। ऐसे में कर्नाटक में होने वाला एक एक इन्वेस्टमेंट अहम है। कोई सरकार इसे खोना नहीं चाहेगी। अडानी जैसे बड़े ग्रुप से अगर राज्य
दूरी बनाएगा तो उसे बहुत कुछ गंवाना होगा। जैसे इंडस्ट्री से सरकार को मिलने वाला टैक्स जाएगा, अडानी ग्रुप जो निवेश करेगा उससे नए रोजगार पैदा होंगे। अगर ये ग्रुप नहीं आया तो उस रोजगार से भी राज्य हाथ धो लेगा। जहां भी निवेश होगा वहां दूसरी इंडस्ट्री बनेंगी और ये भी रोजगार देंगी। अडानी नहीं आए तो ये भी नहीं मिलेगा। लोकल आबादी इंडस्ट्री से जुड़ेगी तो क्षेत्र का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा होगा और इसकी वजह से चिकित्सा, स्कूल की सेवाएं बेहतर होंगी। इंडस्ट्री लगने से राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। कौन खोना चाहेगा इस सब को? ये तो अब सबके सामने धीरे धीरे आने लगा है कि मुफ्त के वादे करके वोट तो लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे जुटाना आसान नहीं होता। आप हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। यहां पर कर्मचारियों को टाइम से वेतन नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल में परिवहन निगम, वन विभाग और साथ ही श्रम और रोजगार, मेडिकल कॉलेज और जल शक्ति विभाग के कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिली। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सीएम इसके लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। वो एनपीए का सरकारी कर्मचारियों को 1780 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास जाता था, उसकी एक ग्रांट मिलती थी 1780, वो भी उन्होंने रोक दी है। ये चलता है, पर इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं है। हमने हिमाचल के लोगों को वादा किया है कि 40 साल से जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था उसको 4 साल बाद पटड़ी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाएंगे। राज्य सरकार केंद्र को जिम्मेदार बता रही है तो केंद्र सरकार ने इसे राज्य का फेलियर करार दे दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह सब मुफ्त के वादों की वजह से ही हो रहा है। कांग्रेस के राज्य कर्ज में डूब रहे हैं। कांग्रेस की गारंटियां तो हर राज्य में फेल हुई है और अपने अपने राज्यों को कर्जे में डुबोने का काम भी किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, सुखू जी जितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो ये सरकार आगे से कोई कर्जा नहीं लेगी। हिमाचल प्रदेश का कर्जा भी कम करेगी, अगले 5 वर्षों में कर्जा मुक्त करेगी। शायद उनकी गारंटी में पेंशनर्स को पेंशन देना और सरकारी कर्मचारियों को उनका वेज देना, अब ये कहेंगे हमारी गारंटी में नहीं था। यही वजह है कि किसी भी निवेश से कांग्रेस की सरकारों को इनकार नहीं है, फिर चाहे वो अडानी ही क्यों ना हो, जिनको लेकर आजकल राहुल गांधी की पूरी राजनीति चल रही है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, अन्य राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है वहां की सरकारें भी अडानी के निवेश का दिल खोलकर स्वागत करती हैं। ये कैसे होता है, ये जरा बानगी के तौर पर यहां देख लीजिए। किसी को पैसे से ऐतराज नहीं है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देख लीजिए यहां राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार चला रहे हैं और यहां पर पहले अक्टूबर 2022 में निवेश आया। ये करीब करीब 60,000 करोड़ का था। और इसी में अगर देख लें आप थोड़ा और पहले की बात, तो ये है जून की बात 2020 की, और इसमें सोलर पैनल लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। और ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, ये हुआ था 50,000 करोड़ का। मतलब कांग्रेस की सरकार को अडानी के निवेश से कोई समस्या नहीं है। ये आपने यहां पर देख लिया, तो उधर भी लिए चलता हूं आपको। भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में भी खनन में इन्वेस्टमेंट किया गया और इसमें अडानी ने इन्वेस्ट किया। राज्य को कोई दिक्कत नहीं हुई, वहां भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री को कोई समस्या नहीं हुई। राहुल गांधी ने रोका नहीं कि देखो ये अडानी जी का पैसा लगवाना मत। अभी हाल ही में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने भी कहा था कि उनका कारोबार उन राज्यों में भी चल रहा है जहां विपक्ष की सरकारें हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर उंगलियां ना उठाई जाएं। इसी साल जब गौतम अडानी के मामले को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी हंगामा मचा रहे थे, तो गौतम अडानी ने कहा था
कि देश के 22 राज्यों में उनका निवेश है और हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ऐसा नहीं है। अडानी ग्रुप का निवेश केरला में भी है, बंगाल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, ओडिशा में भी है, तेलंगाना में भी है। इन 5 राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। अब जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को लेकर कहा है, उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी यह माना जा रहा है कि अडानी को लेकर बेमतलब का मुद्दा राहुल गांधी बनाते रहते हैं। और यह बात तो खुद कांग्रेस के सहयोगी और देश के बड़े नेता शरद पवार भी कह चुके हैं कि अंबानी अडानी कहकर बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करना सही नहीं है। शरद पवार ने अपनी बात समझाने के लिए टाटा बिरला का उदाहरण दिया। शरद पवार ने कहा कि बहुत साल पहले जब वो राजनीति में आए थे और उन्हें सरकार के खिलाफ कुछ बोलना होता था तो वो टाटा बिरला के खिलाफ बोलते थे, लेकिन जब उन्हें देश की तरक्की में टाटा बिरला के योगदान का एहसास हुआ तो वो भी यही सोचते थे कि टाटा बिरला को आखिर टारगेट किया क्यों जाता है। शरद पवार ने समझाया कि चूंकि हमें किसी को टारगेट करना होता था तो हम टाटा बिरला का नाम ले लेते थे। इसी बात को समझाते हुए शरद पवार ने कहा कि इसी तरह से अब दूसरे टाटा बिरला आ गए। आज अगर सरकार को टारगेट करना है तो आप अंबानी या अडानी का नाम ले लेते। शरद पवार ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन उद्योगपतियों को राजनीति की वजह से टारगेट किया जाता है, देश की तरक्की में उनके योगदान का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि आप जिन्हें टारगेट कर रहे हैं उन्होंने कुछ गलत किया हो तो आपके पास पूरा अधिकार है उनके खिलाफ बोलने का, लेकिन उनको बेवजह अटैक करना सही नहीं है। आज अंबानी ने पेट्रोकेमिकल सेक्टर में योगदान दिया है, क्या देश को इसकी जरूरत नहीं है? बिजली के क्षेत्र में अडानी का योगदान है, क्या देश को बिजली की आवश्यकता नहीं है? आप यह भी देखिए कि राहुल गांधी के सबसे बड़े सहयोगी शरद पवार खुद इसी साल 2 बार गौतम अडानी से मुलाकात कर चुके हैं। इसमें से एक मीटिंग अप्रैल में हुई थी और दूसरी मीटिंग अभी जून में। दोनों मीटिंग्स में राहुल गांधी की उस राजनीति के बीच में ये मीटिंग्स हुई जबकि वो ये बात उठाते रहे कि देखिए 2 परिवारों का हम 2 हमारे 2 जैसी बातें कहकर कि 2 लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उस बीच में ये मीटिंग हुई। अडानी को लेकर पीएम मोदी पर जब लगातार हमले होते रहे उस दौरान ये मीटिंग हुई और इसी को लेकर संसद का एक पूरा सत्र भी बर्बाद कर दिया गया। जेपीसी की मांग की जा रही थी, लेकिन शरद पवार ने कह दिया था कि जेपीसी जांच का कोई मतलब नहीं है और अडानी को टारगेट किया जा रहा है। आप ये भी देखिए कि अडानी के मामले में अब तक जो भी बातें कांग्रेस ने कही वो सब की सब झूठी निकली। जैसे ये कहा गया कि एलआईसी का पैसा अडानी ग्रुप में लगा दिया गया, जबकि सच क्या है? सच ये है कि मार्केट में एलआईसी के कुल निवेश की वैल्यू 41.66 करोड़ रुपए है और उसमें अडानी ग्रुप में एलआईसी के निवेश की वैल्यू सिर्फ 40,000 करोड़ के आसपास है। इसी तरह यह कहा गया कि एसबीआई ने भी अपना सारा लोन अडानी ग्रुप को बेच दिया है, जबकि सच यह है कि एसबीआई ने अडानी ग्रुप को 27,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है, जो एसबीआई के कुल लोन का 1% से भी कम। इसी तरह ईपीएफओ के मामले में भी झूठ फैलाया गया कि ईपीएफओ में आपका पैसा रिस्क पर है क्योंकि यह पैसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगा दिया गया है, जबकि सच यह है कि ईपीएफओ के कुल निवेश वाली रकम का 17 लाख करोड़ रुपए का पूरा यूनिवर्स है इस निवेश का, जिसमें से सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए का निवेश रिस्की है या जोखिम वाला है। पाठशाला में अगली क्लास की तरफ अब आपको ले जाऊंगा और इसमें आपको बताऊंगा कि ईडी रेड में रोते मंत्री को देखकर केजरीवाल टेंशन में क्यों आ गए। एक मंत्री के घर ईडी की रेड पड़ी और अरविंद केजरीवाल टेंशन में आ गए। क्यों आ गए? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जिस मंत्री के घर रेड पड़ी वो ना तो दिल्ली या पंजाब का मंत्री है और ना ही उसका आम आदमी पार्टी से कोई कनेक्शन है। ईडी की ये रेड भी दिल्ली से 2200 किलोमीटर दूर चेन्नई में पड़ी, फिर भी इस रेड में केजरीवाल बेचैन हो गए। क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन जिस मंत्री के घर रेड से अरविंद केजरीवाल टेंशन में आ गए हैं, पहले आपको उनके बारे में बता देता हूं। ये जो तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं, ये तस्वीरें तमिलनाडु के एक मंत्री की हैं। इस मंत्री का नाम सेंथिल बालाजी है और मंत्री जी इस तस्वीर में आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं, दर्द में नजर आ रहा है। यह सब तब हुआ जब इन मंत्री जी के घर पर ईडी की रेड हुई। चेन्नई में इस मंत्री पर ईडी की रेड पड़ी तो मंत्री जी को रोता देखकर इधर दिल्ली में केजरीवाल बेचैन हो गए। उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि चेन्नई में छापा पड़ा तो दिल्ली में केजरीवाल को दर्द क्यों होने लगा।
ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि तमिलनाडु में डर फैला के उनके मंत्रियों को गिरफ्तार करके उनकी सरकार को इस तरह से उनके पीछे ईडी छोड़ के उनकी सीट आ जाएंगी, तो वो भूल जाएं तमिलनाडु में उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली। पूरा देश देख रहा है। एक जमाना था जब अगर सीबीआई रेड मारती थी किसी पे, ईडी रेड मारती थी, तो लोगों को लगता था कि इसने कुछ गलत काम किया होगा। अब अगर सीबीआई और ईडी रेड मारती हैं तो लगता है कि इसने कुछ ठीक ही काम किया होगा, इसीलिए इसको तंग किया जा रहा है। इसीलिए ये सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रख देना चाहिए। ये अब कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं बची हैं। और जैसे ही चेन्नई में मंत्री जी पर रेड पड़ी तो केजरीवाल ईडी को बीजेपी की सेना, आप देख रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो नहीं बताया वो है इस मंत्री पर लगे आरोप। केजरीवाल ने इन आरोपों की बात तो बिल्कुल नहीं की। आपने देखा कि बीच में कोई सवाल पूछ भी रहा था तो उसको इशारा कर दिया गया कि वो सवाल बाद में शायद लिया जाएगा, जो कि पता नहीं लिया गया कि नहीं। जबकि चेन्नई में जिस मंत्री पर ईडी के छापे पड़े और जो मंत्री ईडी के छापे के बाद आपको दर्द में और रोते हुए नजर आ रहे हैं, उनका केस भी आप देखिए। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी पर कैश फॉर जॉब स्कैम का आरोप है। साल 2011 से 2015 के बीच AIADMK की सरकार में वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तब उन पर यह आरोप लगे थे कि नौकरियों के बदले उन्होंने पैसा लिया है। उन पर आरोप है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए सेंथिल बालाजी के ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्ती में भी घोटाला हुआ और इनसे नौकरियों के बदले में पैसे लिए गए। आरोप यह भी है कि जिन लोगों से नौकरी लगवाने के लिए पैसे लिए गए थे उन्हें ना तो नौकरी मिली और ना ही पैसे वापस मिले। ईडी ने 2021 में इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और यह केस तमिलनाडु पुलिस की 3 FIR के आधार पर किया गया, जो 2018 में दर्ज की गई। और ईडी का यह एक्शन तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पुलिस के साथ साथ इस केस में ईडी भी जांच करे। तो केजरीवाल जी जो ये कह रहे हैं ना कि अगर ईडी और सीबीआई रेड मारे मतलब उसने कोई अच्छा ही काम किया होगा। अगर अच्छे कामों की नजीर ये होती है जो सेंथिल बालाजी ने किया, तो जरा केजरीवाल उसको भी मंच से गिना देते। ये तमाम अच्छे काम हैं, लेकिन उसके बावजूद ईडी रेड मार रही है। तमिलनाडु में ऐसे मंत्री जिस पर गंभीर आरोप हैं उस पर छापा पड़ा तो केजरीवाल इस मामले में कूद पड़े। आप देखिए कि तमिलनाडु में जो सीएम हैं वो खुद इस मंत्री के बारे में 2016 में क्या कहा है उन्होंने। वो कह चुके हैं कि करूर जिले से एक मंत्री हैं सेंथिल बालाजी। कैबिनेट में 15 बार फेरबदल हो चुका है, लेकिन सेंथिल को हर बार जगह मिल जाती है क्योंकि उनका बहुत प्रभाव है। वो वैसे तो जूनियर मंत्री हैं, फिर भी उनका मंत्रालय नहीं बदला, जबकि वरिष्ठ मंत्रियों के मंत्रालय बदल दिए गए। यहां तक कि जब जयललिता जेल में थी तो सेंथिल का नाम सीएम पद के लिए भी उछाला गया था। सेंथिल और उनके भाई जिले में लूटपाट करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। ये तब तमिलनाडु के सीएम कह रहे थे जब AIADMK की तमिलनाडु में सरकार थी और सेंथिल बालाजी मंत्री थे। बाद में सेंथिल DMK में आ गए और फिर जब DMK की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बना दिया गया। तमिलनाडु के मंत्री पर छापा पड़ने से अरविंद केजरीवाल इतने परेशान क्यों हैं, इस सवाल पर फिर लौटते हैं। क्यों हो रही है उनको उनकी इतनी टेंशन? इसकी असली वजह भी आपके सामने रखता हूं। इसी साल अप्रैल में शराब घोटाले में सीबीआई ने केजरीवाल से 9.5 घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल से 56 सवाल पूछे थे। केजरीवाल के खास और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं। शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच कर रहे हैं। शराब घोटाले के मामले में लगातार मनीष सिसोदिया की जमानत को कोर्ट नामंजूर कर रहा है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को बेहद गंभीर बताया था और इसके अलावा केजरीवाल के एक और करीबी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए हैं। सत्येंद्र को करीब 1 साल बाद खराब सेहत के ग्राउंड्स पर 42 दिन की जमानत मिली। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई दूसरे नेताओं पर भी ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस सकता है और यही वजह है कि केजरीवाल ईडी और सीबीआई के नाम से भी डर जाते हैं। देश में कहीं भी ईडी या सीबीआई की रेड पड़े, केजरीवाल बिना कुछ सोचे समझे फौरन उस रेड को राजनीतिक करार देने लगते हैं। लेकिन तमिलनाडु के जिस मंत्री का यह पूरा मामला है, जिस पर केजरीवाल अपना सियासी रोना धोना मचा रहे थे,
उस मंत्री को तो ईडी को धन्यवाद देना चाहिए कि ईडी ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि उसके हार्ट में 3 ब्लॉकेज थे। और ये तब पता चला जब ईडी ने इस मंत्री को रात के 1:30 बजे गिरफ्तार किया और इस मंत्री को सीने में दर्द होने लगा तो रात को 2:30 बजे अस्पताल ले जाया गया। जब अस्पताल पहुंचे तो मेडिकल चेकअप के दौरान यह पता चला कि मंत्री जी का दिल बड़ा कमजोर है, उसमें 3 ब्लॉकेज है। डॉक्टर्स ने उन्हें फौरन बाईपास सर्जरी करवाने की सलाह दी। ये वो मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें थोड़ी सी भी लापरवाही जान की दुश्मन हो सकती है। मंत्री सेंथिल इस मामले में बड़े लकी साबित हुए कि उन्हें अपनी बीमारी जल्द पता लग गई। इसके लिए वो चाहें तो ईडी को थैंक यू भी कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण चैप्टर के बाद पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि बाल्टी भर भर के बम कहां पकड़े जा रहे हैं और ममता की पार्टी के लोग एक दूसरे पर ही बम क्यों फोड़ने लगे हैं। ऐसा क्यों है कि जब भी बंगाल में चुनावों का टाइम आता है वहां अचानक हिंसा शुरू हो जाती है। आजकल बंगाल में पंचायत चुनावों का माहौल है और इस बार भी बंगाल में हिंसा का माहौल शुरू हो गया है। कहीं खुलेआम बम फेंके जा रहे हैं, कहीं गोलीबारी हो रही है, कोई बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहा है तो कहीं बम का स्टॉक मिल रहा है। कई इलाकों में तो पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद बमबाजी हो रही है। यहां ना कानून का डर है और ना ही जान जाने का। लोग बेखौफ होकर, देख लीजिए यहां तस्वीरों में, बमबाजी कर रहे हैं। यह तस्वीर, आज की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें बमों को बाल्टियों में रखा गया है। जैसे आम को ठंडा करने के लिए नहीं रख देते बाल्टियों में, ठंडा हो जाए फिर खाएंगे, वैसे ही बमों को बाल्टियों में डालकर रखा गया है। लेकिन इन्हें डिफ्यूज करने के लिए ये फट ना जाएं, इसलिए इनको पानी में रखा गया है ताकि ये जहां फेंके जाने उससे पहले ना फट जाएं, क्योंकि ये पता चलता है कि इस तरह के जो क्रूड बॉम्ब होते हैं वो गर्मियों में टेम्परेचर की वजह से अपने आप फट जाते हैं। तो आम ठंडा करके खाने के लिए इस्तेमाल होता है, यहां गर्म होकर फट ना जाए बॉम्ब, इसलिए बाल्टियों में डाला गया है पानी के साथ। बंगाल में चुनावों के दौरान ऐसे ही बमों का भरपूर इस्तेमाल होता है। चुनावों में जब भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो ममता बनर्जी सब भारतीय जनता पार्टी पर डालती हैं। भारतीय जनता पार्टी पर डालकर आरोप लगाती हैं कि ये सब बीजेपी का तो किया धरा है। लेकिन कई इलाकों में सीएम ममता बनर्जी की परेशानी ये भी है कि टीएमसी के नेता ही आपस में उलझ पड़ रहे हैं। अब ऐसे में ममता हिंसा का ठीकरा फोड़ें तो किस पर फोड़ें। कई विपक्षी दलों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता नामांकन के लिए जा रहे लोगों के साथ मारपीट कर देते हैं, उन्हें डराने के लिए बम फेंके जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सीएम ममता बनर्जी के राज में बंगाल में पंचायत चुनावों में हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन इससे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं जिनकी वजह से चुनाव से पहले बंगाल धुआं धुआं हो गया है। ये वीडियो दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके का है, जो कोलकाता का एक बाहरी इलाका है। और यहां हुई बमबाजी का वीडियो भारतीय जनता पार्टी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें पूरा इलाका बमबाजी से थर्राता दिखाई दे रहा है और सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वाले खुद अपनी जान बचाकर भागने में लगे हुए हैं। একেবারে বিশাল বোমা পড়ছে এই जी। और इस सब के बीच बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने राज्य चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके 20,000 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताने के लिए साजिश की। सुनिए बंगाल के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा से मुलाकात के बाद शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा। 20,000 सीट में निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए साजिश किया है राजीव सिन्हा और ममता जी का मिला भगत, साथ में पुलिस है। सेंट्रल फोर्स का कल बताया गया। नहीं, वो तो इनकार कर दिया, वो तो इनकार कर दिया। मेरा साथ जो डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसमें उन्होंने बताया जब हाईकोर्ट मुझे स्टैट्यूटरी पावर दे दिया और कोई सेंसिटिव बूथ नहीं है बंगाल में। लगातार बम चल बंगाल में कोई सेंसिटिव बूथ नहीं है।
कोई जरूरत भी नहीं है सेंट्रल फोर्स का। ए राजीव सिन्हा इट्स ए ग्रेट ड्रंकार्ड एंड ए इलेक्शन कमीशन ऑफिस को अपना टीएमसी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। हालत यह है कि ममता की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में ही बमबाजी कर रहे हैं। बंगाल में बम तो ऐसे मिल रहा है जैसे परचून की दुकान से चाय और चीनी मिल रही हो। ये देखिए जरा ये वीडियो साउथ 24 परगना के कैनिंग इलाके का है। यहां आज नामांकन को लेकर टीएमसी के दो गुट ही आपस में भिड़ गए। कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से 100 से ज्यादा बमों से एक दूसरे पर हमला बोला गया। दरअसल टीएमसी के कैनिंग ब्लॉक अध्यक्ष की अगुवाई में एक गुट नामांकन के लिए पहुंचा था, जिसे टीएमसी के दूसरे गुट ने रोक लिया। बताया जा रहा है कि दूसरा गुट कैनिंग पश्चिम से टीएमसी विधायक परेश राम का करीबी था, जो अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने पर अड़ा हुआ था। और इस बात को लेकर दोनों गुटों में झड़प शुरू हो गई। बम ऐसे उछाले जाने लगे जैसे एक दूसरे पर पुष्प वर्षा की जा रही है। देखिए, इससे पहले बांकुड़ा में पुलिस ने दो कारों में बम से भरे 2 बैग वहां से बरामद की। पुलिस को पुख्ता सूत्रों से यह जानकारी मिली थी कि बांकुड़ा के इंदास इलाके में नामांकन के दौरान बमबाजी के लिए 2 कारों से बम ले जाए जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तलाशी के दौरान 10 से ज्यादा बम बरामद किए। उधर मुर्शिदाबाद में भी पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान जमकर हिंसा हो रही है और इस सब के बीच पुलिस ने सरेआम पिस्टल लेकर घूम रहे टीएमसी के एक नेता को भी पकड़ा। इसकी पिस्टल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब आपको बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल भी बता देता हूं, जिसके ऐलान के बाद से बंगाल में ये बमबाजी और हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। बंगाल में 8 जून को पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया और 9 जून को नॉमिनेशन का काम शुरू होने के साथ ही राज्य में बमबाजी और हिंसक झड़प भी शुरू हो गई। पंचायत चुनाव के लिए 15 जून नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 11 जुलाई को पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बंगाल में चुनावों में बमबाजी का एक और पहलू यह भी है कि इससे सामने वाले कैंडिडेट और वोटर को दहशत में डाला जा सकता है। कई बार वोटर तो यह सोचकर वोटिंग करने निकलता ही नहीं कि बम न फेंक दिए जाएं, या फिर वो जो ज्यादा बम वाला बाहुबली छवि वाला नेता होता है उसके सामने सरेंडर कर देता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए कितनी सीटें दांव पर हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल टीएमसी पर उनके उम्मीदवारों को नॉमिनेशन से रोकने का आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 63,229 ग्राम पंचायत सीटों के लिए चुनाव होने हैं और इसके साथ ही पंचायत समिति की 9,730 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। साथ ही 22 जिला परिषदों की 928 सीटों पर भी चुनाव होने। पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन के दौरान हो रही हिंसा के खिलाफ बंगाल बीजेपी और बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नॉमिनेशन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला बंगाल चुनाव आयोग पर छोड़ दिया। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव के लिए संवेदनशील इलाकों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के 7 जिलों को संवेदनशील माना है, जिसमें मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर और बीरभूम जिले शामिल हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इनके अलावा दूसरे जिलों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होगी। हालांकि खबर है कि नॉमिनेशन का काम पूरा होने के बाद राज्य का चुनाव आयोग संवेदनशील बूथों की पहचान का काम शुरू करेगा। हालांकि बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास कोई नया नहीं है। 2011 में ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनी और ममता के कार्यकाल में राज्य में पहली बार 2013 में पंचायत चुनाव हुए। बंगाल चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की वजह से 6,274 सीटों पर विपक्षी दलों के उम्मीदवार नॉमिनेशन ही नहीं कर पाए और इन सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। 2013 में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 50 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। और इसके बाद 2018 के पंचायत चुनाव में तो हिंसा की वजह से 20,000 से ज्यादा सीटों पर विरोधी उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। यानी 2018 में
34% से ज्यादा सीटें ऐसी थीं जिनमें सिर्फ टीएमसी के उम्मीदवारों ने ही नॉमिनेशन किया था। 2018 में पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा में 13 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। और 2018 में बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसकी सुनवाई उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि करीब 20,000 सीटों पर उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत की अनदेखी नहीं की जा सकती। और पाठशाला में अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, महंगे हवाई सफर का चैप्टर। आपको बताऊंगा कि कैसे महंगी फ्लाइट की टेंशन दूर हो गई और सस्ती फ्लाइट का फॉर्मूला निकल आया। तो इस समय चल रही हैं गर्मी की छुट्टियां, और यही वो वक्त होता है जब लोग परिवार के साथ छुट्टियां बाहर मनाने जाने के बारे में सोचते हैं, पहाड़ों पर या समंदर किनारे घूमने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन लोगों की इस प्लानिंग पर महंगा हवाई सफर पानी फेर रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने में आ रहा है कि फ्लाइट्स का किराया बहुत तेजी से बढ़ा है। आमतौर पर जिस रूट पर फ्लाइट का किराया 3 से 5 हजार रुपए तक होता था, वही किराया फिलहाल 17,000 रुपए तक पहुंच गया। तो लोगों के जहन में आने लगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि देश के सबसे बिजी रूट्स पर फ्लाइट्स का किराया आसमान छूने लगा है। पाठशाला में इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि महंगे हवाई सफर की सच्चाई क्या है और मोदी सरकार इस मुद्दे पर कर क्या रही है। हवाई सफर कितना महंगा हो गया है, पहले ये देख लेते हैं। देश के सबसे बिजी रूट्स पर आज फ्लाइट का टिकट कितने का है, ये देखते हैं। 14 जून दिल्ली से मुंबई का किराया 19,393 रुपए का। मुंबई से दिल्ली का किराया 4,759 रुपए का। मतलब दिल्ली की तरफ अगर आना है वापस तो कम। 14 जून का दिल्ली से बेंगलुरु का किराया 18,737 रुपए का और बेंगलुरु से दिल्ली का किराया 5,717 रुपए का देखा गया। 14 जून का ही दिल्ली से पुणे का किराया 17,126 रुपए का था। पुणे से दिल्ली की टिकट 5,575 रुपए की मिल रही थी। 14 जून को उसी वक्त दिल्ली से गोवा का किराया 12,995 रुपए का दिखा, जबकि गोवा से दिल्ली का किराया 5,017 रुपए का। दिल्ली से श्रीनगर की टिकट 20,464 रुपए की दिखी, जबकि श्रीनगर से दिल्ली का किराया 7,596 रुपए नोट किया गया। देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाने का किराया इतना ज्यादा है कि लोग कह रहे हैं कि इतने किराए में तो विदेश जा सकते हैं। आपको बताता हूं कि दिल्ली से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की फ्लाइट्स का किराया कितना है। आज ही की बात करते हैं ताकि कंपैरिजन ठीक कर सकें। दिल्ली से मुंबई का किराया 19,393 रुपए का है, जबकि दिल्ली से सिंगापुर का किराया 14,253 रुपए का। दिल्ली से दुबई का किराया 14,454 रुपए है और दिल्ली से मालदीव का किराया 19,167 रुपए का। यानी दिल्ली से मुंबई तक फ्लाइट के किराए में आप दुबई, सिंगापुर या मालदीव तक जा सकते हैं। हवाई सफर के किराए में ये जो जंप आया है, ये उछाल पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है। अप्रैल के बाद से किराया बढ़ना शुरू हुआ था और ये अब भी जारी है। खास बात यह है कि जो सबसे बिजी रूट हैं वहीं पर यह किराया ज्यादा है, और ये क्यों है ये भी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये समझिए कि एयर फेयर यानी पैसेंजर फ्लाइट में कितना किराया होगा, यह सरकार के हाथ में नहीं होता। 1994 में एयर कॉर्पोरेशन एक्ट खत्म होने के बाद किराया खुद एयरलाइंस तय करते हैं। एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत एयरलाइंस ऑपरेशनल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए उचित किराया वसूल सकती हैं। इसके अलावा हवाई सफर के किराए में इजाफा किन वजहों से होता है, इसको समझने के लिए आपको भारत के एयर ट्रैफिक मूवमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एयर फेयर डिमांड और सप्लाई की वजह से भी बढ़ता है। मई और जून में एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, यानी इस दौरान हवाई सफर करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बल्कि सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद जुलाई से सितंबर तक ऐसा वक्त होता है जब हवाई सफर करने वाले पैसेंजर की संख्या कम होती है। फिर अक्टूबर से फेस्टिव सीजन शुरू होता है और एयर ट्रैफिक फिर से बढ़ जाता है, जो जनवरी तक चलता है। जनवरी से अप्रैल तक हवाई सफर करने वाले पैसेंजर्स की संख्या कम होती है। अप्रैल के बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती, तो फिर एयर ट्रैफिक
फिर से बढ़ जाता है। यानी भारत में मौसम और महीने के हिसाब से लोग हवाई सफर करते हैं और इसी के आधार पर पैसेंजर्स की संख्या बढ़ती और घटती रहती है। जब डिमांड ज्यादा होती है, जाहिर है किराया ज्यादा होता है, और जब डिमांड कम होती है तो किराया कम। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर ज्यादा पैसेंजर्स हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने से किराया कम होगा। ज्यादा पैसेंजर्स, ज्यादा कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ने से किराया कम। लेकिन यहां इस मसल को लागू होते हुए हम लोग नहीं देख रहे हैं। आप यह भी देखिए कि भारत में कितनी तेजी से हवाई सफर करने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसका फायदा एयरलाइन कंपनियों को तो मिल रहा है, लेकिन पैसेंजर्स को किराए में राहत नहीं मिल रही है। 2022 में जनवरी से अप्रैल के बीच 3,52,70,000 लोगों ने यह सफर किया, जबकि 2023 में जनवरी से अप्रैल के बीच में 5,04,00,000 लोगों ने हवाई सफर किया। एक साल में हवाई सफर करने वालों की संख्या में लगभग 43% का इजाफा देखने को मिला। यह डीजीसीए का सबसे ताजा आंकड़ा है और यह आंकड़े जनवरी से अप्रैल के बीच के हैं, जबकि एयर ट्रैफिक कम होता है। तो सोचिए अब क्या स्थिति हो रही हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हवाई किराया सिर्फ भारत में बढ़ा है, दुनिया भर में हवाई किराया बढ़ा है और इसकी वजह जो दिखाई देती है वो ये। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक इस साल गर्मियों में दुनिया भर में हवाई किराया महंगा हुआ है। ये जो IATA है उसके मुताबिक 2023 की शुरुआत में दुनिया भर में हवाई किराया 2019 के किराए के स्तर पर था, यानी 3 साल से किराया बढ़ा ही नहीं। जबकि दुनिया भर में कोविड की वजह से महंगाई बढ़ गई। कोविड की वजह से 1 साल से ज्यादा तक ग्लोबल एविएशन सेक्टर बंद रहा, जिससे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इस साल फरवरी से दुनिया के 600 सबसे व्यस्त रूट्स पर औसत हवाई किराया 27.4% की सालाना दर से बढ़ा है। इसके अलावा कोविड के बाद बाजार खुले तो डिमांड बढ़ी और इस वजह से किराया बढ़ा। ग्लोबल लेवल पर एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत भी बढ़ी है। रशिया यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और ये तमाम फैक्टर्स भी किराए के इजाफे में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक बात यह भी है कि जब कोई एयरलाइन कंपनी बंद हो जाती है तो दूसरी एयरलाइंस में पैसेंजर बढ़ जाते हैं, यानी डिमांड बढ़ जाती है और इसका सीधा असर किराए पर पड़ता है। जैसे कि देखिए, भारत में गो फर्स्ट एयरलाइन का ऑपरेशन बंद हो गया। गो फर्स्ट के बंद होने का असर 300 रूट्स पर पड़ रहा है। इन रूट्स की जिम्मेदारी बाकी कंपनियों को दे दी गई है। इन रूट्स पर फ्लाइट्स की कमी होने से ट्रैफिक बढ़ गया है और इस वजह से किराया बढ़ गया है। इसके अलावा देश के एविएशन सेक्टर का हाल भी आपको देखना चाहिए। देश में फिलहाल 145 एयरक्राफ्ट बंद पड़े हुए हैं। इन एयरक्राफ्ट में कुछ के इंजन में खराबी है और कुछ के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अब सोचिए कि जब 145 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हैं तो पैसेंजर्स की संख्या को मैच करना, उनको अकोमोडेट करना कितना मुश्किल होगा। और यह भी एक वजह है कि एयर फेयर में जंप देखने को मिल रहा है। एयरलाइन कंपनियों की मनमानी को देखते हुए ही मोदी सरकार ने इस मामले में दखल दिया। मोदी सरकार ने हवाई किराया कम करने के लिए कई कदम उठाए। एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइन कंपनियों के साथ बैठक की। सिंधिया ने ज्यादा किराए वाले रूट्स पर नजर रखने के लिए कहा। एयरलाइन कंपनियों को खुद किराए को रेगुलेट करने और उचित किराया बनाए रखने के लिए कहा गया। एयरलाइन कंपनियों को मोदी सरकार ने साफ साफ कहा है कि आप खुद किराए का उचित स्तर बनाए रखें और इसका असर यह हुआ कि कई रूट्स पर किराया कम हुआ है। 6 जून की फ्लाइट के लिए एक दिन पहले यानी 5 जून को अगर बुकिंग कराई जाती तो दिल्ली से मुंबई का टिकट 22,094 रुपए का था, जो 13 जून को 16,290 रुपए का हो गया, यानी 26% कम हुआ। इसी तरीके से 6 जून की फ्लाइट के लिए 5 जून में बुकिंग कराने पर दिल्ली से पुणे का टिकट 21,642 रुपए का था, जो 13 जून को 14,763 रुपए का हो गया, यानी यहां 32% की कमी देखने को मिली। ऐसे ही 5 जून को दिल्ली से श्रीनगर का टिकट 14,155 रुपए का था, जो 13 जून को 11,918 रुपए का हुआ, यानी करीब करीब 16% कम हो गया। इसी तरीके से अगर किसी ने 7 दिन पहले, हफ्ते भर पहले टिकट बुक कराई तो कितना किराया कम देना पड़ा उसे, वो भी देखना चाहिए आप।
12 जून की फ्लाइट के लिए 5 जून को बुकिंग कराने पर दिल्ली टू लेह का टिकट 18,400 का था, जो 13 जून को 8,184 रुपए का हो गया, यानी 56% कम हो गया। इसी तरह 12 जून की फ्लाइट के लिए 5 जून को बुकिंग कराने पर दिल्ली से पुणे का टिकट 11,205 रुपए का था, जो 13 जून को 7,665 रुपए का हो गया, यानी 32% की कमी। ऐसे ही 7 दिन पहले बुक कराने पर यानी 5 जून को दिल्ली से अहमदाबाद का टिकट 8,885 रुपए का था, जो 13 जून को 3,896 रुपए का हो गया, 56% की कमी। हवाई सफर को सस्ता और आरामदेह बनाने के लिए सरकार तो काम कर ही रही है, उसका असर भी दिख रहा है, लेकिन एयरलाइन कंपनियों को भी देखना चाहिए कि वो किराया उतना ही रखें जिससे पैसेंजर्स को नाहक परेशानी न झेलनी पड़े। ज्यादा पैसेंजर अगर हवाई सफर करेंगे तो एयरलाइंस के लिए ही फायदेमंद होगा, वॉल्यूम से वो कमाई कर सकते हैं। ऐसे में कुछ फायदा पैसेंजर्स को किराए में राहत के तौर पर दिया जाना चाहिए। और अब आइए रुख करते हैं हवाई जहाज से थोड़ा उतरकर जमीन पर आते हैं और ये देखते हैं कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर टेक्नोलॉजी की स्पेशल क्लास में आज क्या है। देश में ब्लड की कमी से मरीजों की मौत को रोकने के लिए सरकार ड्रोन से ब्लड की सप्लाई शुरू करने जा रही है और इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। तो क्या आपको पता है कि हमारे देश में सही समय पर खून नहीं मिलने की वजह से कितने लोग मर जाते हैं? रोजाना 12,000 से ज्यादा। ये वो लोग हैं जिनकी जान बचाई जा सकती थी अगर अस्पताल में इन्हें टाइम पर ब्लड मिल जाता। मौत के इस आंकड़े को कम करने के लिए केंद्र सरकार अब ड्रोन से ब्लड सप्लाई शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसका कई जगह ट्रायल भी हो रहा है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अब ड्रोन की मदद से देश के किसी भी हिस्से में ब्लड की सप्लाई की जा सकती है, खून पहुंचाया जा सकता है। यह काम सड़क के रास्ते से कई घंटों में होता है, लेकिन अब ड्रोन से इसे मिनटों में पूरा किया जा सकेगा। हाल ही में आईसीएमआर ने दिल्ली और यूपी में ड्रोन से ब्लड सप्लाई का कामयाब ट्रायल किया। इसमें 10-10 यूनिट ब्लड को ड्रोन से अलग अलग मेडिकल सेंटर्स पर पहुंचाया गया। और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस ट्रायल में ब्लड की क्वालिटी पर कोई बुरा असर देखने को नहीं मिला। आमतौर पर ब्लड की सप्लाई के दौरान उसे एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है और अगर इसमें टाइम ज्यादा लग जाए तो वो ब्लड खराब हो सकता है, लेकिन इस ट्रायल में ऐसा कुछ नहीं हुआ और सड़क रूट से बहुत कम समय में ब्लड उस जगह पहुंच गया जहां उसे पहुंचाया जाना तय हुआ था। इस ट्रायल के बाद अब देश के किसी भी हिस्से में ड्रोन से ब्लड की सप्लाई को शुरू किया जा सकता है। आपने रामायण में हनुमान जी का उड़कर संजीवनी बूटी का प्रसंग कई बार पढ़ा और सुना होगा। इस प्रसंग को आज की भाषा में समझाया जाए तो मेडिकल इमरजेंसी में फंसे लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी ने टाइम पर मेडिसिन पहुंचाकर उनकी जान को बचाया था। और आज के दौर में यह काम अब ड्रोन टेक्निक से पूरा किया जा रहा है, जिसमें भारत के किसी भी हिस्से में मरीज की जान बचाने के लिए ड्रोन से दवा और ब्लड की सप्लाई की जा रही है। पहले आपको इस ट्रायल के बारे में यह जानकारी देता हूं। पिछले महीने 10 मई को दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से 10 यूनिट ब्लड को ड्रोन के जरिए नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट भेजा गया। लगभग 22 किलोमीटर की इस दूरी को सड़क से पूरा करने में 1 से 1.5 घंटा आराम से लगता है, वो भी ट्रैफिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है, लेकिन यही काम ड्रोन से लगभग 16 मिनट के भीतर हो गया। इसी तरह ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS से भी जेपी इंस्टीट्यूट नोएडा को 10 यूनिट ब्लड भेजा गया। 26 किलोमीटर की यह दूरी ड्रोन ने महज 15 मिनट में पूरी कर ली, जबकि इसी दौरान एम्बुलेंस ने यहां तक पहुंचने में 30 मिनट से ज्यादा का वक्त लिया। तो यहां पर ये आप देख रहे हैं, उसी समय में एम्बुलेंस छोड़ा गया, उसी समय में ड्रोन को छोड़ा गया। देखा गया कि रियल टाइम कौन कितनी देर में पहुंचता है। तो आपने देखा कि लेडी हार्डिंग से जेपी इंस्टीट्यूट पहुंचने में 16 मिनट का टाइम लिया ड्रोन ने, जबकि घंटा 1.5 घंटा ले लिया
एम्बुलेंस ने। और इसी तरीके से रोड के रास्ते जब जिम्स से भेजा गया 10 यूनिट ब्लड को, तो ड्रोन ने 15 मिनट के भीतर पहुंचा दिया, जबकि एम्बुलेंस को ट्रैफिक के बीच में से रास्ता। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ये वाली जिम्मेदारी भी लोगों में कम ही देखने को मिलती है कि अगर एम्बुलेंस को आता हुआ देख लें तो उसे रास्ता दे दें। तो अब सोचिए, किसी अस्पताल में इमरजेंसी में ब्लड की सप्लाई करना हो तो ये ड्रोन मरीज की जान बचाने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे पहले भी देश भर में दवाओं और वैक्सीन की सप्लाई हो चुकी है ड्रोन के जरिए। कुछ महीने पहले ऋषिकेश के एम्स ने ड्रोन के जरिए टिहरी के पहाड़ी इलाके में एक जिला अस्पताल में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं भेजी। सड़क मार्ग से इस अस्पताल तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे का वक्त लगता है। तो सोचिए ड्रोन ने कितनी देर में ये दूरी तय की होगी, 29 मिनट में। जिस ड्रोन से ये दवाएं भेजी गईं उसकी उड़ान 120 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसमें 3 किलो तक के भार को ले जाने की क्षमता है। इससे पहले गुजरात के कच्छ से 46 किलोमीटर दूर एक मेडिकल पार्सल भेजा गया। इसमें सड़क मार्ग से 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है, लेकिन ड्रोन के जरिए इसमें 25 मिनट से भी कम का वक्त लगा। और वो आप जानते हैं कि एक एक मिनट उस समय काउंट हो रहा होता है जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है। पूर्वोत्तर में मेघालय के पहाड़ी इलाकों में ड्रोन दवाओं की डिलीवरी कर चुका है। यहां भी पश्चिमी खासी हिल्स में 25 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तक दवा की सप्लाई की गई, जबकि यहां तक पहुंचने में आप जानते हैं हिली टेरेन में तो और भी ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि गाड़ी संभाल कर चलानी होती है। यहां 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। कोरोना काल के दौरान मणिपुर से वैक्सीन की सप्लाई ड्रोन की मदद से की गई थी। इससे पहाड़ों पर बसे लोगों को समय पर वैक्सीन मुहैया हो गई थी। तो ये सारी घटनाएं इस बात को साबित करती हैं कि भारत अब किसी भी हिस्से में ड्रोन की मदद से मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए तैयार है और इससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। आगे आपको ले चलूं उससे पहले 20 जून को होने वाले ड्रोन से मेडिकल सप्लाई के बारे में भी आपको बता देता हूं। इसमें ग्रेटर नोएडा में मौजूद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मेरठ तक दवाएं भेजी जाएंगी। जिम्स से मेरठ की दूरी करीब 70 किलोमीटर की है और यह दूरी ड्रोन से मात्र 26 मिनट में तय कर ली जाएगी, जबकि गाड़ी से करीब 2 घंटे का वक्त इसमें लग जाता है। इस ट्रायल पर आईआईटी दिल्ली और एक ड्रोन कंपनी मिलकर काम कर रहे हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा से मेरठ तक का यह पूरा ग्रीन जोन है, जिसमें बगैर किसी परमिशन के ड्रोन को उड़ाया जा सकता है, जबकि येलो जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी होती है। जबकि रेड जोन ऐसा होता है जो कि एक तरीके से नो फ्लाई जोन होता है। इसमें एयरपोर्ट का इलाका, वीआईपी जहां रहते हैं वो उनका रिहायशी इलाका और सैन्य इलाके शामिल होते हैं। अब आपको बताता हूं कि भारत में ड्रोन से मेडिकल सुविधाएं शुरू होने में कितनी मदद मिलने वाली है। आमतौर पर दवाएं, ब्लड, सर्जिकल आइटम्स, वैक्सीन, सब कुछ चीजों को सड़क के रास्ते भेजा जाता है और इसमें लंबी दूरी, ट्रैफिक जाम, खराब मौसम, एक्सीडेंट्स की वजह से रास्ते में जाम, ये सब दवाओं की सप्लाई पर असर डालते हैं और वक्त रहते ये इमरजेंसी से रिलेटेड चीजें पहुंच नहीं पाती हैं। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक के 50% से ज्यादा मामलों में मरीज को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे में मेडिकल ड्रोन्स के जरिए मरीज को फौरन मदद पहुंचाई जा सकती है। दूर दराज के पहाड़ी एरिया में साधन की कमी के कारण बहुत वक्त बर्बाद होता है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में 24,000 से ज्यादा लोग मेडिकल हेल्प में देरी होने की वजह से हर दिन अपनी जान गंवाते हैं। इसके अलावा रोजाना औसतन 12,000 लोगों की मौत सही वक्त पर खून न मिल पाने की वजह से हो जाती है। अब आप सोचिए कि अगर आईसीएमआर पूरे देश में ड्रोन से ब्लड की सप्लाई शुरू कर देता है तो कितने सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। भारत में मेक इन इंडिया के तहत ड्रोन सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 2021 में भारत के ड्रोन सेक्टर को 1600 करोड़ का मेजर किया गया था, जो 2025 में बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए हो जाने की उम्मीद है। इससे अगले 3 सालों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। अगर ग्लोबल मेडिकल ड्रोन सेक्टर की बात करें तो 2022 में 24,000 करोड़ रुपए का यह मार्केट था, जो बढ़कर 2025 से 35 के बीच 2025 में 35,000 करोड़ हो जाने की इसकी उम्मीद है। और इसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में
ग्लोबल फार्मिंग ड्रोन सेक्टर की बात की जाए तो 2022 में 16,000 करोड़ रुपए का सेक्टर था ये, जो 2025 में बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो ये फार्मिंग और मेडिकल, इन दोनों ही सेक्टर में भारत की बहुत बड़ी भागीदारी है, इसलिए भारत में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए बहुत सी ड्रोन कंपनियां ड्रोन ऑपरेटर, टेक्नीशियन से जुड़ी ट्रेनिंग्स दे रही हैं। तो पाठशाला में यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।